चलिए बच्चों, क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट का। तो रिक्त स्थानों को भरिए। तो पूंजीपति का मुख्य उद्देश्य क्या था? अधिक से अधिक लाभ कमाना था। 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे क्या बोलते थे? पुनर्जागरण कहते हैं। मशीन से वस्तु के उत्पादन की प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। पूरा लेखागार में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। पूरा लेखागार में क्या होता है? यहाँ पूरा लेखागार भराएगा। इसमें क्या होता है? सरकारी दस्तावेज पुराने लेखागार में क्या किया जाता है? सरकारी दस्तावेज को ये रखा जाता है। भौगोलिक सीमाएं, यहाँ समय समय पर देश और राज्य की क्या हुई है? भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होते रहे हैं। भौगोलिक सीमाएं मतलब उस क्षेत्र का कहाँ तक विस्तार है वो परिवर्तन होते रहा है ना। जैसे यहाँ तक पूरा जैसे बिहार और झारखंड पहले एक था, तो भौगोलिक सीमा बिहार था का कहाँ था? तो झारखंड लेके था। उड़ीसा तक भी था एक समय में। धीरे धीरे क्या हुआ? बंगाल भी था शामिल। धीरे धीरे उसकी भौगोलिक सीमाएं चेंज हो गई। बिहार अब क्या है? छोटा हो गया है। इसी तरह से राज्य और देश की भौगोलिक सीमा भी बड़ा। उसी तरह भारत में पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब पूरा शामिल था, लेकिन अभी क्या है? सब अलग है। तो ये भौगोलिक सीमाएं क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर क्या है? ये है इसका सही गलत वाला है ना। सही गलत वाला है क नंबर। तो वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। हाँ, सही है। प्रश्न को क्या करना है? प्रस्तुत करना है और प्रयोग के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना है। प्रश्न क्वेश्चनराइज करना है और फिर उसको क्या करना है? प्रयोग के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना है। अंग्रेज इतिहासकार कौन? अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर बांटना उचित था। अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास को, जो जेम्स मिल ने क्या किया? धार्मिक आधार पर इसको बांटने का प्रयास किया। भारतीय इतिहास को धार्मिक आधार पर अध्ययन किया है। आधार पर बांटना उचित था? नहीं, यह गलत था, उचित नहीं था, अनुचित था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाँ के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की। ये गलत है। स्वतंत्रता संग्राम हो गया तो गणतंत्र प्रणाली स्टार्ट हो गया था। ऐतिहासिक स्रोत से आम आदमी के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। सही बात है, क्योंकि ज़्यादातर राजा महाराजाओं और सैनिक या बड़े बड़े लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। आज़ादी के पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी, आज़ादी के बाद भी वही रही? नहीं, चेंज हुई। मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों में क्या फ़र्क है? उदाहरण सहित लिखिए। तो मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत जो थे, इस काल में ऐतिहासिक स्रोत मुख्यतः धार्मिक ग्रंथ थे, शिलालेख थे, ताम्रपत्र थे, यात्रियों का यात्रा वृत्तांत और वंशावली आदि होते थे। क्या क्या है? वंशावली है ना, यात्रा वृत्तांत। मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोतों में इस काल के ऐतिहासिक स्रोत में क्या क्या है? मुख्य रूप से तो धार्मिक ग्रंथ है, शिलालेख है, ताम्रपत्र है। ताम्रपत्र है, तांबे के बर्तन पे लिखा गया है। शिलालेख है और यात्रियों का यात्रा वृत्तांत है ना, अल्बरूनी है ना, हीनयान, ये सब जो आए उसका यात्रा वृत्तांत। उन्होंने जहाँ जिस चीज़ भारत जब आया तो यहाँ के लोग, यहाँ के बारे में उन्होंने लिखा है अपने डायरी में, अपने पास यात्रा वृत्तांत लिखा है, अपने इस यात्रा का विवरण दर्ज किया है, लिखा है अपने यात्रा वृत्तांत नाम के ये। तो उसमें लिखा जाता है कोई यात्री जहाँ कहीं जाता है तो वहाँ के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, उस देश के बारे में जो लिखा जाता है वही यात्री के द्वारा लिखा गया चीज़ जो होता है वही यात्रा वृत्तांत है। तो शिलालेख, ताम्रपत्र, यात्रियों का यात्रा वृत्तांत और वंशावली आदि मध्यकाल के स्रोत हैं। इस काल में अल्बरूनी द्वारा भारत पर लिखा गया विवरण है। उदाहरण के लिए अल्बरूनी का भारत पर लिखा गया विवरण। आधुनिक काल के स्रोत में इस काल में छापाखाना आ गया था और कागज का दस्तावेज का चलन बढ़ा। समाचार पत्र और सरकारी दस्तावेज, रिपोर्ट, पत्रिकाएं, जनगणना रिकॉर्ड आदि प्रमुख स्रोत हैं। उदाहरण के ब्रिटिश शासन के समय में जनगणना रिपोर्ट हुई थी, जनगणना का काउंटिंग हुआ था और उसका रिपोर्ट है। और कानूनी संहिताएं मतलब नियम कानून की किताब, वो सब भी हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस प्रकार कालखंडों में बांटा, आप उससे कहाँ तक सहमत है? जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटा है, जो कि धार्मिक आधार पर था।
यह वर्गीकरण ऐतिहासिक दृष्टि से एक पक्षीय था, क्योंकि सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण को क्या किया गया था, नज़रअंदाज किया गया था। यह धार्मिक आधार पर था, ना कि सांस्कृतिक आधार पर, आर्थिक आधार पर या सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर था। अतः मैं इससे पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। धर्म के आधार पर बांटना किसी इतिहास की काल को सही नहीं है। उससे अच्छा है कि आर्थिक आधार पर बांटिए, कौन समय ज़्यादा समृद्ध था, कौन ज़्यादा कमज़ोर था, किसकी सांस्कृतिक दृष्टि से कौन समृद्ध था, किस काल में समृद्धि कम थी, सामाजिक दृष्टिकोण कब क्या था, इस अनुसार से बांटना ज़्यादा बेटर है, ना कि धार्मिक आधार पर। सरकारी दस्तावेज को हम कैसे और कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं? सरकारी दस्तावेज को राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखा जा सकता है, राज्य अभिलेखागार में रखा जा सकता है, पुस्तकालयों में रखा जा सकता है, डिजिटल संग्रहालय में सुरक्षित रखा जा सकता है। दिल्ली में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया भी है। अगला, यूरोप में हुए परिवर्तन किस प्रकार आधुनिक काल के निर्माण में सहायक? यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, वैज्ञानिक खोजें, मानवाधिकारों की अवधारणा, मानव का अधिकार की कुछ अवधारणा है कि इतना अधिकार मानव को निश्चित रूप से मिलना चाहिए, ये सारी बातें यूरोप से ही चालू हुई थी। लोकतंत्र की स्थापना वहीं से हुई और इस प्रकार से आधुनिक लोकतंत्र की, जैसे प्राचीन समय का तो हमारा वैशाली में लोकतंत्र लिच्छवी गणराज्य में ही था, है ना। तो लोकतंत्र की स्थापना, आधुनिक लोकतंत्र वहाँ से ही चालू हुआ, यूरोप से परिवर्तन हुए, जिसने आधुनिक विचारधारा, प्रशासन और शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया। ये सब आधुनिक काल के नींव बने। भारत में पहली और आखिरी जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी और पहली पूर्ण जनगणना 1881 में हुई और आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। तथ्य और जानकारी वो उसमें क्या क्या मिलती है? तो जनसंख्या की संख्या, जनों की संख्या, मतलब कहने का मतलब लोग कितने हैं, लिंगानुपात, कितना पुरुष पर कितना महिला पर कितना पुरुष, महिला पुरुषों की संख्या, और साक्षरता दर, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, इससे पता चलता है। रोजगार, बेरोजगारी, इसका पता चलता है। शहरी और ग्रामीण जीवन। इन आंकड़ों का उपयोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियाँ बनाने में होता है। ये जो जनगणना होता है तो उसका उपयोग क्या होता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियाँ कहने का मतलब सामाजिक नीतियाँ, समाज में क्या सुधार किया जाए, आर्थिक रूप से क्या सुधार किया जाए, राजनीतिक रूप में कैसे इसका रोल, राजनीति इस पे कैसे करें, ये सारी भी बात होती है जनगणना से। ये ऐतिहासिक स्रोत के रूप में भी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर ली, इसका क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों, आप लोग को कैसा लगा होगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।